आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपने गुलामान अब्बास स्कूल का मिड टर्म एग्जामिनेशन का फिज़िक्स 9 क्लास फिज़िक्स का पेपर 1 और एटीपी पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पेपर 1 की तरफ और इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है दैट the number of significant figures in this measurement. So the measurement we have is 3.003, and in which this 3 is significant, this 3 is significant, while these two zeros lies between two significant figures. It means these zeros will also be significant. So overall we have four significant figures. So the correct answer in this question is option D. Next, we have question number 2, the change of surrounding with respect to time. So this is the simple definition that is known as motion. अगर किसी बॉडी की सराउंडिंग चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज मोशन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 3, what is the angle of vector with x-axis if the rectangular components are equal in magnitude? So let's suppose we have a vector. एक वेक्टर हमारे पास मौजूद है, फोर्स वेक्टर f. हम उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देते हैं, एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज x एक्सिस and this is y axis, and this is the angle of the force that is making with the x axis. इस फोर्स को अगर हम रेजोल्यूशन करें सो हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे. एक कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई और दूसरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स. अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल पूछा जाए तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल हमेशा 90 होता है. दिस इज़ दी 90 डिग्री. इस सवाल के अंदर हमें ये पूछा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. सो एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों कंपोनेंट सिर्फ उस वक्त बराबर होते हैं जब यहाँ फोर्स का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो बराबर हो 45 डिग्रीज के. ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की और ये साइड दोनों बराबर होंगी तो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह से. ये साइड एफ एक्स वाली भी बराबर, एफ वाई वाली भी बराबर, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है. ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे जिसकी मेजरमेंट हमारे पास आती है 45 डिग्री. तो यहाँ से दो बातें याद रखना कि अगर एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल पूछा जाए तो इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, और अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर हों तो एफ का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्रीज. करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 45 डिग्रीज. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी राइट साइड पर ही आ रहा है तो उसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. अ कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड. इट्स मीन ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स कार की जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड. व्हाट इज द डिसेलरेशन ऑफ द कार? इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिसेलरेशन कैलकुलेट करनी है और साथ साथ हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 5. एक्सेलरेशन का या डिसेलरेशन का फॉर्मूला देखें. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 एंड द टाइम इज 5. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमें डिसेलरेशन कहा था तो हमें यहाँ इस वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा आंसर क्लियरली हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब डिसेलरेशन कह रहे हैं तो हम सिर्फ +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे. अगर हम एक्सेलरेशन कह रहे होंगे तो हम इसे -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी.
क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। सो इस मेजरमेंट के अंदर 0.0335 10 रेज टू द पावर -8 ये वैल्यू गिवन है। सो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग इस डेसिमल को आना चाहिए इस 3 के बाद। सो इस की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 3.35 10 रेज टू द पावर -8, और डेसिमल को हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो डेसिमल राइट साइड पे मूव होने का मतलब है पावर के अंदर हम -1 कर देंगे। सो हमने दो डिजिट को मूव किया है 0 और 3, तो हमारे पास -2 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा 3.35 10 रेज टू द पावर -10। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, इट इज ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.2, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करनी है, और टाइम हमारे पास है 8 सेकेंड्स। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। एस इज इक्वल्स टू बी आई टी प्लस एटी स्क्वायर ओवर 2। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमारे पास है 8, प्लस एक्सेलरेशन है 0.2, मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर विल बी 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये स्टार्ट वाली टर्म हमारी पूरी ज़ीरो हो जाएगी। सो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सो पहली टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई। सो हमें क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो होगा 0.1। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.4। सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो इसके बाद हम चलते हैं इन 4 क्वेश्चंस की तरफ। So, which of the following is equals to गीगा multiplied by मिली? गीगा की वैल्यू रिकॉल करें तो गीगा की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर 9, और जो मिली है उसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -3। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर 6, और 10 रेज टू द पावर 6 का जो प्रीफिक्स है वो इक्वल होता है मेगा के। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉडी डू नॉट हैव जीरो एक्सेलरेशन? बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो के बराबर नहीं है। अ बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर हो, जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। तो हमें ये पूछा है कि किसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। इसमें तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। देन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका भी मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। इसका मतलब है बी, ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन डी है फ्री फॉलिंग बॉडी। जब फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है बॉडी या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो वो जो बॉडी है वो फ्री फॉल के अंदर होती है। और जब बॉडी फ्री फॉल में है, इसका मतलब है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होती है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस ऑप्शन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। सो ये हमारे पास कांस्टेंट ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी में कहा था बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अगेन कांस्टेंट स्पीड की बात हो गई, तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इस केस के अंदर भी इक्वल्स टू जीरो होगी। करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया कि ऑप्शन डी है फ्री फॉलिंग बॉडी, जिसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मस्ट नॉट बी चेंजिंग व्हेन अ बॉडी इज मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून? तो हमें ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी व्हेन द बॉडी इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ मून। सो मास चेंज नहीं होता कभी भी किसी बॉडी का, वेट चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो सकता है, इनर्शिया चेंज हो सकता है, बट जो मास है किसी भी बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी।
देन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं. इफ अ ट्रक्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3600 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स, तो हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, और हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड. सो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 3600 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको हम आपस में डिवाइड कर देते हैं. सो डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 मीटर्स पर सेकेंड. सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन बी. सो क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ हम जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ फ्री फॉलिंग बॉडी मूविंग डाउनवर्ड. एक फ्री फॉलिंग बॉडी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो कौन सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल सही है. वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. जब बॉडी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है. नीचे जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. सिमिलरली ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हाइल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज फॉल होते हुए वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती बल्कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है. इनकरेक्ट ऑप्शन. वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड एक्सेलरेशन इंक्रीजेज. तो वेलोसिटी तो बिल्कुल इंक्रीज होती है, बट एक्सेलरेशन के बारे में भी कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इंक्रीजेज. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. जब बॉडी फॉल कर रही होती है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है. सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है. वेलोसिटी इंक्रीज होगी और साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. Question number 12. A boat can move at a constant velocity of 20 kilometers per hour. तो हमारे पास ये एक velocity given है. How long will it take? How long means we have to calculate the time for the boat to move 80 kilometers. So हमारे पास distance मौजूद है, हमारे पास speed मौजूद है, और हमें time calculate करना है. So speed is equals to distance over time. So time हमारे पास बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो डिस्टेंस की जगह हम पुट करते हैं 80 किलोमीटर्स, और स्पीड हमारे पास आ जाएगी 20 किलोमीटर्स पर आवर. तो हमारे पास डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स. इस क्वेश्चन के अंदर ये तमाम ज़ीरोज़ जो है वो आई थिंक मिस प्रिंटेड है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. इफ अ कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. सो हमारे पास स्पीड गिवन है. इन अ रेस एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6400 मीटर. सो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, एंड हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ द कार. सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. और टाइम अगेन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस हमारे पास है 6400, एंड टाइम हमारे पास है, स्पीड हमारे पास गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड. सो 8 1 इज 8 एंड 8 8 आर 64. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 सेकेंड्स. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं. द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज. हमने पढ़ा था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में कि जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन. क्वेश्चन नंबर 20. ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर एक्सेप्ट वन. एक क्वांटिटी है जो कि वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं होती, बाकी तमाम क्वांटिटीज जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर हो जाएगी. वी कैन मेजर द हाइट, वी कैन मेजर द रेडियस, वी कैन मेजर द लेंथ. द वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी जो कि हम मेजर नहीं कर सकते. वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम हमेशा वो यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13.
All of the following are the use of physics in a daily life except one. एक यूज़ के अलावा बाकी तमाम यूज़ जो है वो डेली लाइफ में फिज़िक्स के रोल को बताते हैं. सो यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़ ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, these are the uses that are the role of physics. So the correct answer is option C, that the use of medicines. मेडिसिन्स का यूज़ करना, मेडिसिन्स का बनाना, ये तमाम फील्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है. सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में है ऑप्शन सी. So the next question is the SI unit of density. So density हमने जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर पढ़ी थी. दैट डेंसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी और उसका फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम. सो मास का जो SI यूनिट है इट इज़ किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब. तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. Question number 14. A parachutist falling. A falling parachutist is an example of. सो पैराशूटिस्ट जब फॉल कर रहा होगा, फ्री फॉल मोशन में होगा. सो उसका जो मोशन है इट विल बी लीनियर, और फॉलिंग बॉडी का जो लीनियर मोशन है उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं. और इस मोशन के अंदर बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 22 को देखें. सो द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट या फिर वी कैन से स्लोप. सो जैसे हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में पढ़ा था कि ग्रेडियंट एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमेशा स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होता है. सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन बी, स्पीड. Question number 15. The opening of a water tap is an example of, we know that जब भी किसी टैप के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ रोटेशन प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है. सो it is an example of torque or turning effect or movement. So the correct option is rotatory motion. Question number 23. Which of the following is the unit of momentum? SI unit of momentum हमसे पूछा गया है. So Newton meter, we know that it is the SI unit of torque, and Newton per second जो है वो कोई quantity नहीं होती. So we have two units of momentum. Momentum के हमारे पास दो units होते हैं. Mass into velocity. हमारे पास एक formula होता है momentum का, mass in kilogram and velocity in meter per second. Similarly momentum का formula हमारे पास होता है force multiply by time. तो फोर्स इज इन न्यूटन एंड टाइम इज इन सेकेंड्स. तो इन दोनों में से हमारे पास ऑप्शन सी मौजूद है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग कैलोरीमीटर. सो कैलोरीमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जैसे कि जो है वो कैलोरी सुना होगा सबने कि कैलोरीज जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है. सो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर जो एनर्जी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ हीट. सो हीट को मेजर करने के लिए हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, एंड कैलोरी भी जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का. सो कैलोरीमीटर इसीलिए कहते हैं इसको बिकॉज इट इज़ यूज टू मेजर द एनर्जी, और जो एनर्जी यूज होती है इससे इट इज़ नोन एज हीट. वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव थर्मोमीटर, और डायमीटर जैसे पता है हम सबको कि हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आ गया ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 24. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स. हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि न्यूटन का जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है ये, जिसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी विल कंटिन्यू टू स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स स्टेट, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है. तो करेक्ट ऑप्शन वी हैव ऑप्शन बी.
नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है इनर्शिया ऑफ द बॉडी. सो इनर्शिया जो कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी. सो इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी. और वी कैन सी दैट दी रेजिस्ट करने की बॉडी की प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी. तो जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगी रेस्ट से मोशन में आने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन सी. In question number 17, when an object of mass 20 kilogram is dropped means its initial velocity is zero. From a height of 125-meter building, so हमारे पास height आ गई, it reaches the ground in, we have to calculate the time. सो टाइम कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर. सो हम इक्वेशन हाइट हमारे पास गिवन है 125, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर ओवर टू. हाइट हमारे पास है 125, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा. जी की जगह 10, टाइम स्क्वायर ओवर टू. 2 1 is 2 and 2 5s are 10. So हमारे पास t square will be equals to 125 over 5. T square is equals to 25. Taking root on both sides. So t will be equals to 5 seconds. So correct option is option C. Next question देखते हैं what you have in the other questions. Okay, a boy jump out of a moving bus. There is a danger of for him to fall. सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा है कि अगर एक बॉय है जो कि जंप करता है बस से, मूविंग बस से, अगर बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो पर्सन यहाँ से जो है वो जंप करता है बाहर की तरफ. सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी वो पर्सन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा बिकॉज उसका जो इनर्शिया है वो उसको उसी स्टेट में रखने की कोशिश कर रहा है, बस आगे की तरफ मूव करिए. तो ये पर्सन जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉल करेगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 31. A car of mass 800 kilogram is driven along a level road. The engine supply the forward force of 3600 Newton. Let's suppose ये हमारे पास कार है जिसका मास है 800 किलोग्राम. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इंजन की फोर्स दैट इज 3600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दैट बॉडी इज 2000 न्यूटन. तो हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है. सो यहाँ हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. 3600 माइनस 2000 तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 1600 न्यूटन जो कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होगी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. नेट फोर्स F accelerates a mass with an acceleration A. If the same net force is applied with the mass 5 times m, what will be the effect on the acceleration? So we know that acceleration जो है वो directly proportional होती है force के, acceleration directly proportional होती है, inversely proportional होती है mass के. So mass को अगर हम 5 टाइम increase कर देंगे तो क्या होगा? Mass is increased 5 times. सो जैसे कि यहाँ रिलेशन में दिख रहा है कि अगर एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास को इंक्रीज करने से जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी. और कितना डिक्रीज हो जाएगी? 5 टाइम्स ही एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए ओवर 5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं सबसे पहले. The factor which makes the modern racing car stable.
सो स्टेबिलिटी में हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, साथ साथ डिपेंड करती है वाइड बेस एरिया पे। जितना ज़्यादा बेस एरिया होगा बॉडी स्टेबल होगी, और बॉडी की जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो ग्राउंड से जितना करीब होगा बॉडी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज अ वाइल्ड व्हील बेस। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हायर ऑन द जुपिटर देन ऑन अर्थ। द मास एंड वेट ऑफ द रॉक ऑन द जुपिटर कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। सो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जुपिटर की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जिसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो वेट है वो जुपिटर पे ज़्यादा होगा जबकि अर्थ के ऊपर कम होगा। तो यहाँ हमें कंपैरिजन करना है द मास एंड वेट ऑफ जो रॉक ऑन जुपिटर एज कम्पेयर टू अर्थ। तो मास विल रिमेन सेम जबकि वेट जो है वो अर्थ के मास एंड वेट ऑफ द रॉक ऑन जुपिटर एज कम्पेयर टू अर्थ। तो जुपिटर के ऊपर जो है वो वेट ज्यादा होगा और मास सेम रहेगा। ऑप्शन ए हमारे पास आ गया, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स कॉजिंग एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, और जब भी किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो रोटेट होती है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। So let's move to another question, question number 29. So इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि an Atwood machine is shown in this diagram. Two masses m1 m2 are suspended from this pulley. What is the magnitude of acceleration ignoring the air friction? जैसे कि हमने डायनामिक्स में पढ़ा था केस नंबर 1, जिसमें हमने दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी और साथ साथ टेंशन कैलकुलेट की थी। हमें पता है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ सवाल में गिवन है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सो एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जी। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो यहाँ पे जो बॉडी नीचे मूव कर रही है वो कैपिटल एम है, तो इसकी जगह हमारे पास कैपिटल एम और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एम। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी विच क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 30। In question number 30, a body is moving in a circle at a constant speed. So which of the following statement is true about the body? Body circular path में move कर रही है, it means centripetal force apply होगी और centripetal acceleration होगी उस body के ऊपर। So ऑप्शन ए में कह रहे हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन, इट्स मीन ये गलत है बात, हमें ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। देयर इज अ फोर्स टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी ऑप्शन गलत है बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। Next question, the force is acting away from the center of the circle. This is incorrect. And the last option is correct, that is the force acting toward the center of the circle. क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व टॉर्क। किन आइटम्स में, किन ऑप्शन के अंदर टॉर्क इन्वॉल्व नहीं होता। स्टेपलर के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड स्टेपलर रोटेट करेगा। सिजर में भी फिक्स पॉइंट होता है, जबकि व्हील बैरो है यहाँ पर भी जो है वो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये व्हील बैरो रोटेट करता है। जबकि जो ट्रैफिक कोन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता जब हम इसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि इट इज बेटर टू यूज अ लॉन्ग स्पैनर रादर देन अ शॉर्ट वन। हम एक लॉन्ग स्पैनर को यूज करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम short spanner यूज करें। सो रीजन बिहाइंड दैट इट रिक्वायर लेट्स फोर्स टू बी exerted। कम फोर्स अप्लाई करके हम आसानी से उस स्पैनर को ओपन कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 36।
A body is said to be in dynamic equilibrium when it is moving with uniform velocity. हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स के अंदर दो डेफिनेशंस पढ़ी थी. बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से या वेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इन क्वेश्चन नंबर 39, अ कार इज टिल्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, और हमें बताना है कि इस बॉडी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. सो अगर हम जस्ट इमेजिन करें इस कार को, जो नॉर्मल पोजीशन होती है, तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उस पॉइंट इस हाइट से थोड़ा सा नीचे लाई करेगा. सो जब हम इस कार को टिल्ट कर रहे हैं, तो टिल्ट करने से इस बॉडी का, कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ मूव हो गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस कार की जो पोजीशन है, वो कार जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, और कार का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सॉरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास एक रॉड मौजूद है जिसके ऊपर दो बॉडीज हैंग कर रही है. मास एम है इसका, इसका मास 100 ग्राम है, और इसका जो मोमेंट आर्म है 50, और इसका मोमेंट आर्म आ गया 40. सो इसको हम सपोज कर लेते हैं M1, और ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंट आर्म L1, मोमेंट आर्म L2, और ये हो जाएगा हमारे पास मास 2. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. टॉर्क 1 is equals to torque 2, या clockwise torque is equals to anti-clockwise torque. So force multiplied by L1 is equals to force 2 multiplied by L2. फोर्स की जगह जो है हम यहाँ मास को पुट कर देते हैं. L हमारे पास 50 है, फोर्स 2 की जगह हम 100 मास पुट कर देते हैं, और L हमारे पास 40. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 80 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस. हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों ऑपोजिट भी हैं, और अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से अप्लाई हो रही हैं, सो हमने पढ़ा था कि दीज फोर्सेस विल प्रोड्यूस द कपल इन दैट बॉडी. सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कपल. Last question remaining, so let's come to the question number 38. ये हमारा last question is paper 1 का. A span is used to tighten the screw. If the torque is zero, then the applied force will be. हमने टॉर्क जीरो होने की कंडीशंस पढ़ी थी कि टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, और टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म के ऊपर. सो फोर्स और मोमेंट आर्म अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री फॉर्म करें, तो वहाँ जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है. जबकि फोर्स और मोमेंट आर्म अगर पैरेलल हो, तो इस केस के अंदर जो टॉर्क है वो इक्वल टू जीरो होगा. सो पैरेलल का मतलब होता है दैट इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शंस ऑफ दैट मोमेंट आर्म. तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी, कि इस ऑप्शन सी के केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल टू जीरो होगा. सो ये था हमारा पेपर 1 इस एग्ज़ाम का, मिड टर्म एग्ज़ाम का. अब जो हमारा एटीपी एग्ज़ाम था, उस एटीपी एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं. सो ये हमारे पास एटीपी एग्ज़ाम पेपर मौजूद है जिसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. सो उसको जो है वो सॉल्व करते हैं, और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर मौजूद है, उस सॉरी स्क्रू गॉज मौजूद है, और इसमें से हमें टोटल रीडिंग कैलकुलेट करनी है. सो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है इक्वल होता है मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल. मेन स्केल अगर हम देखें तो हमारे पास इस पॉइंट की वैल्यू है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो हमारे पास जो मेन स्केल पे वैल्यू फॉर्म हो रही है इट इज 7, और लीस्ट काउंट हमें पता है इसका इक्वल होता है 0.01 के. और सर्कुलर स्केल को देखें तो सर्कुलर स्केल में हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है इट इज़ 21. ये 20 वाली लाइन के ऊपर वाली जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ. तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 21. सो द टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू 7.01
7 plus 0.21, तो वी विल गेट 7.21 मिलीमीटर्स, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं साथ साथ। द गिवन डायग्राम बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है, और अगर हम यहाँ स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर मौजूद है, और उस वर्नियर कैलिपर में से हमें क्या पूछा है? दिस डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एंड वी हैव टू जस्ट टेल द मेन स्केल रीडिंग। So main scale reading in this diagram, as we can see the value position of the zero. So it has crossed three divisions after 20. So 23 is the 23 millimeters is the मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इसके अंदर 23 है। हमारे पास तमाम आंसर जो है वो गिवन है सेंटीमीटर्स के अंदर, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इस जी को कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो होती है एस आई सिस्टम के अंदर। तो हमें जो है वो इसे सी जी एस सिस्टम के अंदर पूछा गया है। सी जी एस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेंथ मीटर के बजाय सेंटीमीटर में होगी, और जो टाइम है वो उसी तरह सेकंड्स में ही रहेगा। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर को सेंटीमीटर में, तो हम मीटर से सेंटीमीटर के अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन acting in the northeast direction as shown, what will be the direction of the vertical component of the force? So ये हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और अगर हम इसका रेजोल्यूशन करें तो हमारे पास दो वेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। ये कहलाएगा एफ वाई, और ये हमारे पास कहलाएगा एफ एक्स। सो इस डायग्राम से क्लियरली नजर आ रहा होगा दैट डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन हमसे पूछी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। सो ऑप्शन सी वी हैव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 0.8 किलोग्राम एंड इट्स वेट इज 7.5 न्यूटन एट अ सर्टेन प्लैनेट, तो हमारे पास बॉडी का जो मास है वो इक्वल है 0.8 केजी के, और जो वेट है उस बॉडी का वो है 7.5। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, तो उस प्लैनेट के ऊपर हमें मास गिवन है, वेट गिवन है, सो हमें उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, तो जी इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ओवर एम के। सो वेट हमारे पास उस बॉडी का है 7.5, और मास हमारे पास मौजूद है 0.8। दिस इज इन न्यूटन एंड दिस इज इन किलोग्राम। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी उस प्लैनेट के ऊपर। सो डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.375 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एज शोन, तो वेट हमारे पास गिवन है 10 न्यूटन।
सो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि बराबर होगी वेट के, बिकॉज ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी, ये बॉडी बैलेंस होगी। सो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए बॉडी जो है वो बैलेंस्ड है। सो अगर 10 न्यूटन की फोर्स वेट के बराबर है तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो भी 10 न्यूटन के ही बराबर होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि बॉय एंड अ गर्ल आर सिटिंग ऑन अ बैलेंस सीसॉ एज शोन इन द फिगर। द गर्ल इज सिटिंग क्लोजर टू द पिवट एज कंपेयर टू द बॉय। सो इस डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है कि जो गर्ल है वो पिवट से करीब है, यहाँ से इसका जो मोमेंट आर्म है वो कम है, जबकि जो बॉय है वो ज्यादा दूर बैठा हुआ है, इसका जो मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मास ऑफ द बॉय इज इक्वल टू द गर्ल। इन दोनों बॉडीज का अगर दोनों पर्सन का, गर्ल और बॉय का मास बराबर है, इसका मतलब वेट भी बराबर होगा। सो इस दोनों का वेट एक्चुअली बराबर नहीं है। बॉय जो है वो ज्यादा दूर बैठा है, इसका मतलब है इसका जो मास है वो लेस है, कम है, और मास कम है तो इसका मतलब है उसका जो वेट है वो भी कम होगा। और ये जो गर्ल है वो करीब बैठी है, इसका मतलब है कि इसका जो मास है वो मोर ज्यादा है और उसका जो वेट है वो भी ज्यादा है। सो पहले ऑप्शन में कहा है कि मास ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल इक्वल, दिस इज इनकरेक्ट। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल वेट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। द गर्ल हैज मोर मास देन द बॉय एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम मास, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये गर्ल करीब बैठी है जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गर्ल का जो मास है वो ज्यादा है और उसका वेट भी ज्यादा है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। In question number 10, a meter rod is suspended at its middle point O as shown in the figure. If the distance OB and AO are 25 and 40, so AO का जो distance है वो हो गया 25 और OB का जो distance है ये हो गया 40. The weight of the block at point B is 10 Newton. So if the weight of the block at point B पर जो weight है हमारे पास वो है 10 Newton. सो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है इस बॉडी का वेट। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करेंगे, W1 L1 इक्वल्स टू W2 L2। इन W1 हमें कैलकुलेट करना है तो ये हमें पास फॉर्मूला हो जाएगा ओवर वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देते हैं, W2 10 एंड L2 इज 40 डिवाइडेड बाय 25, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 16 न्यूटन्स। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया इस पेपर के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। So in question number 9, we have a spanner that in which a force of 100 Newton is applied at 10 centimeter from the nut. And we have to calculate the torque acting on that body. So we know that torque is equals to force multiplied by moment arm. So फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 100 और मोमेंट आर्म गिवन है हमारे पास सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सो मोमेंट आर्म हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर। सो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। सो फाइनली हमारे पास टॉर्क इक्वल हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 10 न्यूटन के। सो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया दैट इज ऑप्शन ए।